हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रो मंथ इंस्टीट्यूट पर। आज की वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए रहेगी जो एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, यानी कि एक्स ग्रुप। और आज की इस वीडियो में बात करूंगा इंडियन एयरफोर्स का जो एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप होता क्या है, उनका क्या पेपर पैटर्न रहेगा, क्या उनका सिलेबस रहता है, कैसा सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, यानी सारा कुछ बात करेंगे। जीडी क्या होता है, एसआरटी क्या होता है, एबिलिटी टेस्ट क्या होते हैं, ये सारे कुछ टेस्टों के बारे में जानकारी करेंगे। कैसा पेपर आता है, पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं, तो ये सिचुएशन और रिएक्शन टेस्ट क्या होता है, ये सारा कुछ बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो पूरा देखना और अंत तक देखना, राइट। चलिएगा तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली तो बात हम यही कर लेते हैं, बिल्कुल स्टार्ट करेंगे बिल्कुल जीरो लेवल से कि कहाँ से क्या क्या होता है, और पूरा अंत तक चलेंगे कि लास्ट में आपको ग्रीन कार्ड मिलने से लेकर आपकी ट्रेनिंग तक की बात करेंगे, किस तरीके से आपका ट्रेन तक पहुंचते हो आप, राइट। तो सबसे पहले एक एक करके हम सारी चीज़ों को बात करेंगे, फिर एनडीए के बारे में बता दूंगा मैं, राइट। तो पहले आज की इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे एयरफोर्स का जो एक्स और वाई ग्रुप दोनों के बारे में, ओके। चलिएगा तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं कि इनके लिए एजुकेशन की जो एलिजिबिलिटी होती है वो क्या होती है। तो भाई एजुकेशन का जो क्राइटेरिया होता है इसका, वो ऐसा समझ लीजिए एक्स ग्रुप के लिए आपका 12th पास होने चाहिए। आप 12th पूरी रूप से। एनडीए में क्या होता है कि एनडीए में आप जैसे कि अब आप इंटर में हो तो एनडीए का फॉर्म भर सकते हो, लेकिन इसमें क्या होता है कि आपका 12th पूर्ण रूप से पास हो जाने चाहिए आप, राइट। तो यानी कि 12th पास हो जाने चाहिए। 12th पास वो भी कैसे, आपके पास फिजिक्स होना चाहिए एक्स ग्रुप के लिए, मैथ होना चाहिए और इंग्लिश होनी चाहिए। PME यानी फिजिक्स मैथ इंग्लिश होनी चाहिए। इंग्लिश में 50% होने चाहिए, फिजिक्स मैथ में आपके 50% होने चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप टोटल मिला के यानी कि ओवरऑल यदि बात की जाए आपके 50% आए हैं इंटर में, और इंग्लिश में भी 50% अलग से होने चाहिए, 50% या 50% से ऊपर, राइट। तो इतने तो नॉर्मली आ ही जाते हैं। जो बच्चा एयरफोर्स की तैयारी के बारे में सोच रहा है तो उसका 50% तो इंग्लिश में आ ही जाते हैं, राइट। 100 में से 50 नंबर ना ला पाओ तो फिर एयरफोर्स का सपना ही देखना बेकार है यार, इतना तो हो ही जाता है, राइट। चलिएगा तो आपका इंग्लिश में 50% आने चाहिए, अनिवार्य होने चाहिए। उससे ज़्यादा हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इंग्लिश में 50 से कम नहीं होने चाहिए, राइट। और ओवरऑल आपका इंटर में 50% से ही ऊपर होने चाहिए या 50% होने चाहिए। 50 से कम हो गए तो आप एयरफोर्स का फॉर्म नहीं भर सकते हो, भर सकते हो तो आपकी एडमिट कार्ड वगैरह नहीं आएगा, ओके। चलिए ये तो रही एयरफोर्स की बात और उसकी एक्स ग्रुप की। अब बात कर लेता हूँ मैं वाई ग्रुप की। वाई ग्रुप में थोड़ा सा अलग रहता है, क्योंकि एक्स ग्रुप जो होता है वो टेक्निकल होता है और वाई ग्रुप जो होता है वो नॉन टेक्निकल होता है। और टेक्निकल और नॉन टेक्निकल की भी बात करेंगे। फिलहाल आप ये समझिएगा कि जो वाई ग्रुप है वो नॉन टेक्निकल होता है। नॉन टेक्निकल में मतलब क्या है भाई, टेक्निकल का मतलब मोस्टली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से होता है, और आपका वाई ग्रुप का मतलब क्या है नॉन टेक्निकल, तो मतलब इसमें आर साइड वाले भी, इसमें केवल जो पीसीएम जिनके पास फिजिक्स मैथ इंग्लिश है वो ही भर सकते हैं। और वाई ग्रुप को कोई भी स्टूडेंट भर सकता है, बशर्ते उस पर क्या होना चाहिए, बस इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। और आपका 12th में 50% होने चाहिए, चाहे वो आर्ट साइड का है चाहे वो कॉमर्स का है, किसी भी स्ट्रीम का बच्चा है वो वाई ग्रुप का फॉर्म भर सकता है, बशर्ते उसका क्या होना चाहिए, ओवरऑल इंटर में 50% आने चाहिए, और इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसमें भी आपके 50 या 50 से अधिक परसेंट होने चाहिए। यदि इंग्लिश में 50% से कम है तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इंग्लिश में 50% होने चाहिए और ओवरऑल आपका 12th में भी 50% होने चाहिए। सपोज दैट कि एक बच्चे के 12th में 50% आए हैं और इंग्लिश में उसके 40 नंबर ही रह गए, तो फिर उसका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होगा। और यदि कोई बच्चा है जिसके यानी कि ओवरऑल आ रहे हैं 40% और इंग्लिश में उसके 60 नंबर हैं, तो भी उसका नहीं होगा। मतलब दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि उसके ओवरऑल इंटर में 50% या 50 से अधिक होने चाहिए, और इंग्लिश में उसके 50% होने चाहिए या 50 से अधिक होने चाहिए। क्लियर? सारा कुछ क्लियर हो रहा है? ठीक है। चलिए तो वाई ग्रुप समझ आ गए। अब देखो टेक्निकल का मतलब क्या होता है। एक्स ग्रुप के जो बंदे होते हैं वो, जैसे कि मान लीजिए हमारा जो एयरफोर्स का जहाज होता है उसका, यानी कि देखो इनमें जो जॉब प्रोफाइल जो होता है उस पर मैं सेपरेट अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन मोटा तौर पर आपको मोटा मोटी मैं बता दूं क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए आपका जो जहाज से होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स फिटर,
ठीक है। ऑटोमोबाइल्स फिटर मतलब क्या है कि जो ऑटोमोबाइल्स का मतलब भी आप समझ रहे होंगे, जैसे कि मतलब एयरपोर्ट्स में जितने भी व्हीकल्स होते हैं, लाइट व्हीकल्स या हैवी व्हीकल्स, जितने भी वाहन होते हैं, उनकी मरम्मत, देख रेख, ठीक है ना, और उनका वही है मतलब रख रखाव, उनकी टूट फूट, जैसे गाड़ी में कोई कमी है, लाइट वाइट नहीं जल रही है, इन तरीके का जो काम होते हैं वो आपका टेक्निकल में आते हैं, राइट। ऐसे ही यहाँ पर रेडार हैं, आपके मोबाइल जो होते हैं, वॉकी टॉकी होती है, उनमें कोई भी दिक्कत हो जाए, उनका देख रखाव, उनका सुरक्षा का सब काम इनके ही हाथ में रहता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी क्या आती हैं, टेक्निकल में आती हैं। अब नॉन टेक्निकल में क्या होता है, नॉन टेक्निकल में ऐसा होता है जैसे कि मान लीजिए मेस का काम है, वहाँ पर जो खाना पीना जो होता है वो मेस बोलते हैं। तो उस मेस में मान लीजिए वो लिखना कि कितना सामान आया, कितना जाया है, लॉजिस्टिक असिस्टेंट के तौर पर आपका काम मिलता है। और यानी कि वहाँ पर जो एयरपोर्ट्स का जो भी वहाँ पर गार्डन वगैरह जो होते हैं, वहाँ का जो वातावरण जो होता है, वहाँ का जो उसका ग्राउंड है, उनमें हरियाली यानी कि पर्यावरण का भी देख रखाव इनका नॉन टेक्निकल में आता है। यानी कि वहाँ पे पेड़ लग रहे हैं, उनको पानी देना या उनकी छांट छटाव वगैरह, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आपको मतलब वहाँ पे एक प्रकार से मतलब एयरपोर्ट्स का ही आदमी बन के आपको वहाँ का देख रखाव करना पड़ता है, रख रखाव करना होता है। तो ये नॉन टेक्निकल में आता है, राइट। और नॉन टेक्निकल में और बहुत सारे वो होते हैं, जैसे कि मान लीजिए ऑफिस में चले जाओ तो फाइल्स वगैरह का काम रहता है, मेडिकल क्षेत्र में चले जाओ तो वहाँ पर नर्सिंग का काम आपको मिल जाता है कि डॉक्टर के साथ में आपका काम मिल जाता है वहाँ पर। तो ये सारे कुछ नॉन टेक्निकल में आते हैं, फाइल्स वगैरह रखना, फाइल्स में लिखना झुकना, फाइल्स देना वगैरह ऑफिस में जो होते हैं ना, तो वो सारा कुछ नॉन टेक्निकल में आता है। तो ये आई होप कि आपको ये दोनों कुछ समझ में आ गए होंगे, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल वर्क वगैरह। अब एज लिमिट की बात करते हैं। एज लिमिट में क्या होता है कि इसमें डायरेक्टली नहीं दे रखे होते। वैसे मैं नॉर्मली बात करूं तो 16.5 से 21 साल तक, यानी कि नोटिफिकेशन आया है वहां पर 16 साल बंदे की हो, 16.5 साल हो भर सकता है, और लास्ट फाइनल प्रोसेस तक उसकी 21 साल हो। एक्चुअली होता क्या है, जैसे कि अब की पिछली बार जो फॉर्म भरा गया था उससे समझो जरा थोड़ा सा, कि अब की बार जो फॉर्म भरे गए थे 22/1/2021, यानी कि अब की साल में 22 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हुए थे भरना। तो उनकी जो डेट ली गई थी, जिन बच्चों का 16/1/2001 और 29/12/2004 के बीच में जिनकी जन्म तिथि है, इंक्लूड इन दोनों तारीखों को, उनका ही रजिस्ट्रेशन हुआ था। तो आप जरा सोचो कि 22 तारीख को इनका फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है, 22/1 को, और उन्होंने लिया है कि 16/1/2001 से मतलब बात की, और इससे मतलब पहले की होनी चाहिए आपकी क्या ना जन्मतिथि। तो मतलब क्या है कि इससे पहले की जन्मतिथि ना हो। तो यहां तक देखा जाए तो यहां से और यहां तक की निकालेंगे तो आदमी 20 साल का बैठ रहा है, और ये जो 29/12/2004 और यहां से यहां तक की जो हम जन्मतिथि काउंट करते हैं तो 16 साल 3 महीने बैठता है। तो मतलब क्या है कि 16 से लेकर 20 के बीच में, तो मतलब ये तो आपका फाइनल प्रोसेस तक की हम बात करें तो थोड़ा सा 1 साल का समय था। वैसे मतलब हम दोनों को काउंट करें तो नॉर्मली देखा जाए तो आप 16.5 साल से 21 साल तक का मान सकते हो नॉर्मली। तो ये वैसे हर साल का थोड़ा सा इनका डेट दी जाती है कि इतनी फलानी डेट से लेकर इतनी डेट के बीच में आपका जन्म तिथि होनी चाहिए, तो ही इस फॉर्म को भर सकते हो। तो नॉर्मली यदि मैं मोटा मोटी आपको बताऊं तो आप 16 साल 3 महीना से लेकर और 20 साल तक के हो उतने में फॉर्म भर सकते हो, जब भी डेट निकलेगी। और ये फॉर्म कब निकलते हैं, फॉर्म का भी समझ लीजिए। फॉर्म निकलते हैं जैसे कि अब की बार ये दिसंबर में नोटिफिकेशन आया था, तो जो आपका जनवरी में फॉर्म भरे गए थे, तो मतलब दिसंबर में एक नोटिफिकेशन आता है और एक आता है यानी कि जून जुलाई में, यानी कि आप ऐसा समझिए जून जुलाई के लगभग आपका नोटिफिकेशन आता है। तो मतलब साल में 2 बार ये फॉर्म भरे जाते हैं, राइट। तो साल में 2 बार भरे जाते हैं। जैसे कि आपका दिसंबर में नोटिफिकेशन आएगा तो वो जनवरी के लगभग फॉर्म भरे जाते हैं, और जून जुलाई में आता है तो उसका आप भर सकते हो। यानी कि अब जो आप इंटर में हो ना, तो आपका जून जुलाई वाला बैच आपको मिल जाएगा, और आप जब तक इंटर पास भी कर लोगे तो आप आसानी से इसको भर लोगे, जब तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, राइट। तो आप अब तैयारी करोगे तो आपका अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगी ये तैयारी, राइट। तो ये सारी कुछ है, क्लियर हो गया बात। तो इसका आप जब फॉर्म की डेट जब निकलेगी तो आप उस समय पर 16 साल 3 महीना के होंगे तो फॉर्म भर सकते हो, और उस समय तक आपकी एज 20 साल भी है तो भी आप भर सकते हो, राइट। तो आप ये समझ लीजिए कि 16, यहाँ पे मैं 20 लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर्म भरने का जो समय रहेगा आपका 16, 16.5 साल, 16.25 साल भी बोल सकता हूँ मैं, 16 साल 3 महीना, ठीक है। 16 साल 3 महीना से लेकर 20 साल तक होंगे आप, तो उस समय पर भर सकते हो। आप समझ पा रहे होंगे इस डेट के अलोंग मैंने बताया है कि ये पिछली बार जो हुआ है, राइट। बहुत सारे ऐसे बता देते हैं कि 16.5 से 19.5 साल, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो ये आपके साथ में पुराने फॉर्म की डेट भी मैंने इसलिए लिख दी है
है ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। यानी कि एयरपोर्ट्स क्या होती है कि एक डेट देती है, एक निश्चित एक टाइम पीरियड देती है कि बच्चों का जन्मतिथि इस डेट और इस डेट के बीच में है तो वो एयरपोर्ट्स का फॉर्म भर सकते हैं। तो पिछली जो डेट मिली थी 16/1/2001 से लेकर 29/12/2004, तो मतलब ये है कि मैंने और फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ था 22 पे, तो यहाँ से हम काउंट करते हैं तो वो बैठता है 16 साल 3 महीना से लेकर 20 साल के बीच का। तो वही चीज अब आपको मिलेगी, राइट। अब हाइट की बात कर लेते हैं। हाइट कितना मिलता है? हाइट आपकी होनी चाहिए 152.5 सेंटीमीटर, यानी कि 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ये सेंटीमीटर में थोड़ा सा दिक्कत होती है तो इसलिए मैंने फुटों में भी लिख दिया। तो ये आपकी हाइट 5 फुट होनी चाहिए, करेक्ट, ठीक है, 5 फुट होनी चाहिए। आप आसानी से एयरपोर्ट में भर सकते हो। वैसे नॉर्मली देखा जाए तो जैसे जीडी वगैरह, SSC GD और आर्मी वगैरह में जो हाइट होती है वो ज़्यादा ली जाती है, इसमें एयरपोर्ट्स में थोड़ी कम ली जाती है। वेट, इसमें वेट का भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपकी कम से कम वेट कितना होना चाहिए, 55 होना चाहिए। हाइट के अकॉर्डिंग वेट लिया जाता है, तो इसकी हाइट के अकॉर्डिंग इतनी हाइट के लिए इतना वेट होना चाहिए 55, राइट, कम से कम। ओके, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा एलिजिबिलिटी का, ठीक है। अब आते हैं आपका कि जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, पेपर पैटर्न क्या रहेगा, सारा कुछ अब बात करने वाले थे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा एयरपोर्ट्स के एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप का। तो इसमें 3 फेज होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3। फेज 1 में क्या होता है? ऑनलाइन टेस्ट होता है। पहले क्या होता था, आपका ऑफलाइन टेस्ट हुआ करता था, लेकिन अब क्या कर दिया, ऑनलाइन टेस्ट हो रहे हैं। तो इसका फेज 1 में क्या होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा। ऑनलाइन टेस्ट में क्या है कि जो एक्स ग्रुप वाले हैं, एक्स ग्रुप वालों के लिए आपको 60 मिनट दी जाएंगी। कितनी मिनट दी जाएंगी? एक्स ग्रुप वालों के लिए जो पेपर होता है वो मात्र 60 मिनट का होता है और उसमें कितने क्वेश्चंस मिलते हैं? 70 क्वेश्चंस मिलते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है, तो मतलब 70 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं। क्वेश्चन किस किस सब्जेक्ट के आते हैं? इंग्लिश जो होती है, इंग्लिश के आपके 20 क्वेश्चन आते हैं, मैथ के आपके 25 क्वेश्चन आते हैं और फिजिक्स के आपके कितने क्वेश्चन आते हैं? 25। तो 25 फिजिक्स के, 25 मैथ के, 50 और 20 आते हैं इंग्लिश के। तो टोटल मिला के कितने हो गए? 70 क्वेश्चन हो गए और 70 क्वेश्चन 70 नंबर के ही रहते हैं। इनमें नेगेटिव मार्किंग होती है। यदि आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 0.25 क्वेश्चन का जो मतलब 0.25 नंबर काट लिया जाता है, यानी आधे में से आधा नंबर कट जाएगा। यानी एटलीस्ट का मतलब ये समझ लीजिए, आपके 4 क्वेश्चन गलत कर देते हो तो एक सही क्वेश्चन का जो नंबर मिलेगा 1 नंबर कट जाएगा। यानी कि 4 गलत क्वेश्चन कर देते हो तो आपका 1 नंबर पूरा कट जाएगा। यानी कि आप ऐसा समझ लीजिए कि आपने एक सही क्वेश्चन किया तो 1 नंबर मिलेगा, ठीक है, और इसके साथ में आपको 4 आपने गलत कर दिए तो आपको फिर 0 नंबर ही मिलेगा। मतलब ये है कि 4 क्वेश्चन गलत करने पर आपका 1 नंबर कट जाएगा। ओके, और एक क्वेश्चन गलत करने पर 0.25 नंबर माइनस हो जाएगा, यानी कि इतने नंबर कट जाएगा। ओके, चलिएगा, समझ रहे होंगे आप लोग। चलिएगा, तो ये हो गया एक्स ग्रुप वाले का। वाई ग्रुप की यदि मैं बात करूं तो वाई ग्रुप वालों के लिए मात्र 45 मिनट का पेपर होगा, ऑनलाइन ही रहेगा। वाई ग्रुप वालों के लिए 45 मिनट का पेपर रहेगा जिसमें आपके 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 नंबर के रहेंगे। क्या रहेंगे? 45 मिनट का पेपर रहेगा, 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 नंबर के ही रहेंगे, जिसमें आपका क्या रहता है, आप देखिएगा 30 नंबर आते हैं रीजनिंग के और जनरल अवेयरनेस, जीके नहीं बोलेंगे, जनरल अवेयरनेस बोलेंगे, जिसमें आपके संविधान और मतलब जीए तो समझते हो, जनरल अवेयरनेस सारा कुछ आता है उसमें, राइट। और आपका 20 नंबर का क्या रहेगा? 20 नंबर की इंग्लिश रहेगी जैसे ऊपर रहती है। अब इनका ये चीज है, आपका इसमें भी वही रहेगा, नेगेटिव मार्किंग इसमें भी रहती है। एक क्वेश्चन गलत करने पर वही आपका 0.25 नंबर कट जाएगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि भैया ये सिलेबस कौन सी क्लास का रहता है। सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग, ये यूपी बोर्ड नहीं, सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग 11th और 12th का सिलेबस लिया जाता है। 11th 12th की जो ग्रामर है वो 11th 12th का मैथ है। एक्चुअली में क्या आता है, बोल देते हैं 12th का मैथ, लेकिन 12th का मैथ नहीं होता है, 11th का मैथ भी आता है। उसमें समुच्चय वगैरह, सेट वगैरह, ये सारा कुछ उसमें आ जाता है। तो 11th 12th का मैथ, और स्पेशली ज़्यादातर मैथ इंटर का रहता है। और वही चीज़ आपका जो फिजिक्स होती है उसमें भी 11 और 12 की फिजिक्स ही रहती है, क्योंकि उसमें काइनामेटिक्स, मैकेनिक्स वगैरह ये सारा कुछ आ जाती है उसमें, ठीक है। तो इसीलिए इनका सेपरेटली यदि मैं बात बताऊँ, चैप्टर के नाम भी लिखवा दूंगा, तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूँ जिसमें पूरा सिलेबस के बारे में, एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, फलाने
पुराने टॉपिक, क्योंकि ये पूरा बताना पड़ेगा, जैसे 11th-12th का पूरा सिलेबस डिस्कस करना पड़ेगा। इसलिए आप मोटा मोटी याद कर लीजिए कि 11वीं और 12वीं का टोटल सिलेबस, इंग्लिश में 11वीं और 12वीं की पूरी ग्रामर आएगी, मैथ में 11वीं और 12वीं का टोटल सिलेबस, इंटर में फिजिक्स में भी 11वीं 12वीं का टोटल सिलेबस, और सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग, यूपी बोर्ड का नहीं, सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग। ऐसे ही इसमें रीजनिंग और जीए, रीजनिंग वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग आती है, और जीए का तो कोई वही नहीं है, इंग्लिश वही आएगी जो ऊपर वाले में, यानी इंटर की ग्रामर के अकॉर्डिंग, राइट। चलिएगा, जो बच्चा फेज वन जो होगा आपका टेस्ट हो जाएगा, टेस्ट में आपके नंबर आ जाएंगे, आपकी एक लिस्ट बनेगी, शॉर्ट लिस्ट, उसमें आपके जो बच्चे सिलेक्टेड होंगे उन बच्चों का आपका रिजल्ट आ जाएगा। टेस्ट देने के 1 महीने बाद आपका रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट आने पर जो बच्चे इसमें फेज 1 में सिलेक्टेड होंगे, जो बच्चे फेज 1 में सिलेक्टेड होंगे वो बच्चे फेज 2 के लिए रेफर किए जाते हैं, फेज 2। अब फेज 2 में होता क्या है, फेज 2 को ध्यान से समझना, फेज 2 ये जो भी है, ठीक है। क्या होता है फेज 2 में, सबसे पहले फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, PFT बोलते हैं इसको, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, फिजिकल फिटनेस टेस्ट में भाई होता क्या है देखिएगा। फिजिकल में आपका होगा 1.6 किलोमीटर, यानी कि 1600 मीटर आपकी दौड़ होगी। 1600 मीटर दौड़ आपको 6 मिनट 30 सेकंड का समय मिलेगा। 6 मिनट 30 सेकंड का मैक्सिमम समय है, इससे पहले कर दोगे तो भी आप क्वालिफाई माना जाओगे, और 6 मिनट 30 सेकंड तक करोगे तो भी माना जाओगे क्वालिफाई। लेकिन यदि इससे ज़्यादा, यदि 6 मिनट आपने 32 सेकंड भी समय लगाया तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे, राइट। तो क्वालिफाइड करने के लिए आपको 6 मिनट से पहले का, 6.5 मिनट से पहले का समय देना है 1600 मीटर। बहुत आसानी से थोड़ी सी प्रैक्टिस करने पर 1600 मीटर आप 6 मिनट में कर लोगे। आर्मी वाले जो होते हैं 4.5 मिनट में मारते हैं, तो आपके लिए 6.5 मिनट मिल रही है, बहुत आसानी से आप कर लोगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस पर ही 1600 मीटर क्लियर हो जाती है, राइट। फिर इसके बाद क्या होती है, पुशअप्स होते हैं, 10 पुशअप्स। 10 पुशअप्स का मतलब क्या होता है, बीम वगैरह नहीं है, कुछ सोच लेते हैं पुशअप ऐसे मारनी पड़ेगी, नहीं। देखिएगा, एक चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा, पुशअप का मतलब क्या है, इस तरीके से आपको ऐसे करके मारनी होती है पुशअप्स, राइट। ये पुशअप्स होगी 10। और सिटअप्स का मतलब क्या होता है, ऐसे लेट के और ऐसे करते हैं, लेट के ऐसे करके, ठीक है ना। आदमी ऐसे लेट गया और लेटने के बाद में ऐसे उठते हैं ना, वो सिटअप्स होते हैं। स्क्वाट्स का मतलब क्या है, ऐसे हाथ रखवा लो या ऐसे करवा लीजिए, ऐसे करके जो बैठते हैं, ठीक है। तो आपको तीनों कुछ दिखाई दे रहे होंगे, यानी कि पुशअप्स दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। और देन दूसरे नंबर पर आपको सिटअप्स दिखाई दे रहे होंगे, और तीसरे नंबर पर आपको क्या दिखाई दे रहे होंगे, स्क्वाट्स दिखाई दे रहे होंगे, राइट। समझ गए आपके। तो ये तो बहुत ही आसानी है, छोटा बच्चा मान लेगा, राइट। चलिए, ये फिजिकल टेस्ट के बाद में, PFT के बाद में, फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में आपका होता है। इसके बाद ये 2 चीजें, AT यानी अडेप्टेबिलिटी टेस्ट। अडेप्टेबिलिटी टेस्ट क्या होता है, अडेप्टेबिलिटी टेस्ट में भैया ध्यान से समझ लेना, इसमें होता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, यानी कि SRT। SRT आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और उसके बाद में होता है आपका ग्रुप डिस्कशन, यानी कि GD, ठीक है। SRT सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, ये क्या होता है, इसमें आपके 45 क्वेश्चंस मिलते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, राइट। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको 30 मिनट दी जाती हैं, और इसमें क्या होता है कि आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपका रिएक्ट करना होता है, उनको पहचानना होता है। जैसे कि आपको मैं बताऊं कि एक व्यक्ति जा रहा था, अब क्या करा, मतलब उसको रास्ते में क्या हुआ, एक व्यक्ति, मतलब ऐसा समझिएगा कि जा रहा था मार्केट में, और उसको क्या होता है कि अचानक उसका गाड़ी का टायर फट जाता है, तो उसको क्या करना होगा उस समय पर, मतलब आपको एकदम आपको इंस्टेंटली एक सिचुएशन दी जाएगी, और जिसमें आपको क्या करना होता है, उस पर रिएक्ट करना होता है, राइट। और जैसे कि आप ऐसा समझिएगा कि आप अपने किसी अधिकारी के साथ में किसी पार्टी में गए हुए हैं, और वेटर से गलती से, या वेटर ने आपके अधिकारी पर गरम सूप डाल दिया, तो आपको उस समय पर क्या करना होगा, उसमें 4-5 रिएक्शन दे रखे होंगे कि आप वेटर को मारोगे, वेटर को पकड़ोगे, या उन पर, मतलब अपने अधिकारी पर ठंडे पानी से उनको साफ करोगे, या फर्स्ट एड दोगे। तो ये क्वेश्चंस होते हैं। या आप एक पार्क में टहलने गए हो, आप एक
पार्क में टहलने गए हो और वहां पर एक अनजान व्यक्ति एक स्कूटर को लाकर खड़ा करके चला जाता है, भागने लगता है, तो आप उस समय पर क्या करोगे? आप ऑप्शन दिए जाएंगे कि आप उस व्यक्ति को पकड़ोगे, आप उस व्यक्ति का पीछा करोगे, आप उस गाड़ी को लेकर पुलिस थाने जाओगे, या आप पुलिस को इंफॉर्मेशन दोगे। तो ये कुछ सिचुएशन होती हैं, उन पर आपको रिएक्ट करना होता है कि हम एज ए कॉमन मैन आप उस समय पर क्या करो। आपकी ये मेंटलिटी का थोड़ा सा परीक्षण होता है उसमें कि आपकी मेंटलिटी कैसी है, आप एयरफोर्स ज्वाइन करने लायक हो या नहीं हो, क्योंकि इंडिया की सबसे पढ़ी लिखी फोर्स मानी जाती है एयरफोर्स, राइट। तो इसीलिए उसमें क्या होता है कि आपको एक मेंटलिटी थोड़ी सी हैवी होनी चाहिए, नॉर्मल व्यक्ति थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, तो आपकी परख होनी चाहिए, ठीक है। तो और ये सारे क्वेश्चन आपको करने होते हैं, ये क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। इसमें इसका क्या होता है, केवल आपका यदि ये छोड़ देते हैं क्वेश्चन तो डिस्क्वालीफाइड हो जाते हो, तो इसीलिए ये क्वेश्चन देने होते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ ये मैंने पुराने बच्चे से पूछे हुए हैं, यानी इसी तरीके के उनके क्वेश्चन वहाँ पर मिले थे। तो इसी तरीके के सिचुएशन को पहचानना होता है, राइट। आप अचानक एक गाड़ी पर जा रहे हो और गाड़ी फिसल जाती है, तो या फिर एक सामने व्यक्ति आ जाता है, तो आप क्या करोगे अचानक? या मार्केट में आप मार्केट में चल रहे हो, एक बड़ी मार्केट में, तो आप गाड़ी कैसे चलाओगे? दाएं बाएं देखते हुए, सीधे देखते हुए, धीरे 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 दाएं बाएं देखते हुए, इस तरीके से बहुत सारे सिचुएशंस बनती हैं, आपको उन पर रिएक्ट करना होता है, राइट। या कोई व्यक्ति आपके सामने आता है और किसी दूसरे व्यक्ति को मतलब झगड़ा कर रहा होता है, तो आपको उस समय पर क्या करना होगा? इस तरीके के रिएक्ट करना होता है, यानी कि वो ये सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट है, में रिएक्शन आपको दिखाना होगा कि उस समय पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, राइट। ये चीज़ है सिचुएशन पर। वही टिक मार्क रहेंगे, 4 सिचुएशन दे रखी हूँ जिनमें से एक सही होगी, उसी सही पर आपको टिक करना होगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो उसमें 45 मिलेंगे, 45 के 45 ही करने, और उन सिचुएशंस को आपको कितना मिनट दिया जाता है? 30 मिनट दिया जाता है। फिर ये टेस्ट आप पास कर लेते हो। ये तीनों चीज़ एक दिन में ही होती हैं, ठीक है। फेज 2 आपका एक ही दिन में होता है, ये हो जाएगा, फिर ये होगा। फिर इसके बाद में तुरंत आपको क्या होगा? आपका AT यानी एडेप्टेबिलिटी टेस्ट का दूसरा राउंड स्टार्ट होगा, जिसमें क्या होगा? आपका ग्रुप डिस्कशन होगा। ग्रुप डिस्कशन के लिए क्या होता है कि आपको या तो डायरेक्टली भी बैठा दिए जाते हैं, ऐसे आपको गोलाई में बैठा दिए जाएंगे, वहाँ पर 2-3 एयरमैन होंगे, वो आपको सबसे पहले अपना इंट्रो देना होगा, इंट्रोडक्शन देना होगा। इंट्रोडक्शन के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, मतलब एकदम फटाक से, बिल्कुल एकदम बेहतरीन तरीका, सॉलिड तरीका, उस पर अलग प्रभाव पड़े, वो चीज़ होती है। और साथ में क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन के लिए आपको एक चार्ट या एक कोई टॉपिक दे दिया जाएगा वहाँ पर, और 5 मिनट या 10 मिनट आपको समय दे दिया जाएगा कि आप इस चार्ट को पढ़ लीजिए। उसमें क्या होगा, जैसे कि वुमेन पावर हो गई, या मतलब कोई भी, ठीक है, और आपका मतलब कोई भी जैसे टेररिज्म कुछ भी चीज़ें है, उसके एक आर्टिकल दे दिया जाएगा आपको, उसको पढ़ने का मतलब क्या है कि उसमें से क्वेश्चन नहीं होते हैं या उसमें से डिस्कस नहीं, उसमें क्या है, थोड़े थोड़े पॉइंट आपको मिल जाएंगे आपकी मेंटलिटी के लिए, फिर उसी पर आपको डिस्कस करना होगा उनके साथ में। फिर आपको अपने जितने भी लोग हैं उनके साथ भी ग्रुप डिस्कशन करना होता है छोटा सा, तो वो चीज़ है। अब ये क्या होता है, ये दोनों टेस्ट आपके पार होने के बाद में, ग्रुप डिस्कशन और सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, इसके बाद में आपका रिजल्ट अनाउंस किया जाता है। रिजल्ट जब आ जाएगा, तो रिजल्ट आने के बाद में क्या होता है, जैसे रिजल्ट आ जाएगा तो जो बच्चे सॉर्ट आउट हो जाते हैं उनके लिए ग्रीन, मतलब उनके लिए एक कार्ड दिया जाता है मेडिकल के लिए, ठीक है। तो गेट फॉर मेडिकल, तो मेडिकल के लिए आप तैयार हो जाते हैं। फिर आगे इसका रिजल्ट के बाद में फिर मेडिकल होता है, आगे मतलब मिलता है नया एडमिट कार्ड, तो उसके मेडिकल के लिए। अब मेडिकल जाओगे तो मेडिकल में मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा, जो भी है वहाँ पर वगैरह आपका ब्लड वगैरह सारा कुछ चेक होता है, पूरी बॉडी का चेकअप होता है, दांत वांत सारा कुछ आपकी पूरी बॉडी का, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि इसमें थोड़ा बहुत ही चेक होता है पुलिस वगैरह की तरह, नहीं, इसमें सारा कुछ आपका शुगर तक जांच लेते हैं, एक्सरे भी होता है आपका, ठीक है, और HB भी टेस्ट होता है, यानी कि हीमोग्लोबिन वगैरह भी टेस्ट होते हैं, ठीक है, शुगर भी आपका टेस्ट होता है, राइट। तो ये सारा कुछ टेस्ट, निकोटीन वगैरह का मतलब आपका नारकोटिक टेस्ट भी कर लेते हैं कभी कभी, तो ये सारा कुछ टेस्ट कर लेते हैं। दांतों का भी पूरा चेक होता है, डेंटल वाला, ठीक है। तो ये सारा कुछ, उसके बाद में आपकी पूरी बॉडी, नौकरी वगैरह, और ये सारा कुछ टेस्ट होने के बाद में फिर आपका क्या होता है कि आँख, नौकनी और आपकी पूरी बॉडी का जितना भी है चेकअप,
और ये सारा कुछ होने के बाद में देन आपको क्या होता है, कान वगैरह भी चेक होते हैं, कान के पर्दे वगैरह और इनका सुनना उनना जो भी कुछ है सब कुछ टेस्ट होने के बाद में यदि आप फिट पाए जाते हो तो आपके लिए एक ग्रीन कार्ड दे दिया जाता है। और ग्रीन कार्ड मिलने के बाद में क्या होता है, आपकी एक लिस्ट लगेगी फाइनल, उसमें नंबर आ जाता है तो आप सिलेक्टेड हो। ग्रीन कार्ड के बाद में आप ये समझ लीजिए सभी सिलेक्टेड ही माने जाते हैं जिनको ग्रीन कार्ड मिल जाता है, ठीक है। तो उसके बाद में आप क्या हो जाते हो, ज्वाइनिंग के लिए समय आ जाता है, राइट। इन्हीं के बीच में वो जब उनका मन करता है, हो सकता है कि वो फेज 2 पर ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लें, उसी दौरान आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा लेते हैं, राइट। तो ये होता है आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस। आई होप कि मैं आपको पूरा एयरफोर्स का एक्स ग्रुप वाई ग्रुप का सिलेक्शन प्रोसेस समझा पाया हूँ। आप में कोई भी क्वेरी बचती है आपको इससे रिलेटेड, आप कमेंट जरूर कर देना, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा, राइट। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है। समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और बहुत जल्दी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे आज या कल में। तब तक के लिए बाय बाय।